नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में सरल, सुगम और सहज तरीके से हिंदी व्याकरण के सभी जो टॉपिक हैं उनमें से एक एक प्रश्न को आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप किसी भी हिंदी संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी आती है तो आपके लिए ये मेरा चैनल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आज से हम आपको हिंदी की विधिवत कक्षाएं दिया करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं कि दर्शन शब्द होता है। दर्शन शब्द क्या है? दर्शन शब्द का वचन पूछना चाह रहा है प्रश्न यहाँ पर। तो दर्शन शब्द होता है, दर्शन किया जाता है। यदि हम कहीं मंदिर में जाते हैं या कहीं भी किसी के दर्शन करने जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं हमने दर्शन कर लिए, अर्थात बहुत सा भाव निकलता है, मतलब हमने दर्शन कर लिए हैं। इसलिए एक वचन तो होगा नहीं। बहुवचन दर्शन शब्द होता है। बहुवचन का तात्पर्य दो तरीके की कन्फ्यूजन यहाँ पे आती हैं। एक तो बालक सोचता है कि बहुवचन में, लेकिन जब सदैव शब्द लिख के आता है तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, अक्षत, ये सब सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात इसका उत्तर होगा सदैव बहुवचन में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक का बहुवचन है। अब आपको बताना है कि अध्यापक का बहुवचन शब्द क्या है। तो अध्यापिका होगा नहीं, चूंकि अध्यापिका स्त्रीलिंग है। अध्यापकों हो सकता है, विचार कीजिए आप। अध्यापिका स्त्रीलिंग है और इनमें से कोई नहीं है, अर्थात जो अध्यापक शब्द का बहुवचन है वो अध्यापकों होगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। आंसू का बहुवचन। आंसू का बहुवचन सदैव आंसू ही रहता है। तो आंसुएं, आंसुओं, कोई नहीं, ये सब गलत है, अर्थात इसका आपका पहला उत्तर सही होगा कि आंसू। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। ब्रजबुल नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। जो पंजाबी है वह नहीं है, मराठी भी नहीं है, गुजराती भी नहीं है, अर्थात जो पुरानी बंगला है उसे ब्रजबुल नाम से जाना जाता है। तो आपका चौथा उत्तर सही होगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? यदि आपने जो मैंने लिंग का एक वीडियो बनाया है उसे नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? पृथ्वी, तिथि, राशि और उपयुक्त सभी। अब हम प्रश्न को पढ़ने के बाद जो ऑप्शन होते हैं उन पर विचार करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी में पाया जाता है, पृथ्वी होती है, हम कहते हैं धरती माता, अर्थात पृथ्वी स्त्रीलिंग है। तिथि क्या है? तिथि होती है, तारीख होती है, अर्थात स्त्रीलिंग है। जो होता है वो पुल्लिंग है और जो होती है वह स्त्रीलिंग। राशि क्या? राशि होती है, कहते हैं कि हमारी कौन सी राशि है? हमारी मेष राशि है, अर्थात ये होती है। अर्थात निम्न में से सभी स्त्रीलिंग हैं, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। कारतूस शब्द है। कारतूस शब्द अंग्रेजी भाषा का तो लग नहीं रहा है, डच भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, फ्रेंच भाषा का शब्द है आपका कारतूस। आपको शब्द पढ़ने होंगे, 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। उन्हीं विदेशज शब्दों में ये फ्रेंच भाषा का शब्द कारतूस है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निशांत दौड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब चूंकि निशांत दौड़ रहा है, इसमें क्रिया पूछी है
तो दौड़ना, चलना, खाना पीना, उठना, अर्थात जो भी हमारी आदतें होती हैं वह सभी अकर्मक क्रिया में आती हैं। अ माने नहीं और कर्म माने कर्म। कर्म करने के लिए जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमें कोई चीज़ प्रभावित करती है तो वह सकर्मक होती है, और जब प्रभावित नहीं करती है तो हम जो आदतें हमारी होती हैं सुबह से शाम तक जिन आदतों का हम प्रयोग करते हैं वह सभी अकर्मक होती हैं। अर्थात निशांत दौड़ रहा है, खुद दौड़ रहा है, उसकी आदत है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया होगी नहीं। प्रेरणार्थक क्या है कि किसी से काम कराया जाता है, जैसे राम श्याम से पानी मंगाता है, यह आपकी निशान दौड़ रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी। पहले ऑप्शन में सकर्मक दिया, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये गलत है। प्रेरणार्थक क्रिया भी गलत है, अकर्मक क्रिया आपका सही है। यौगिक होगी नहीं। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वह यौगिक कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि भिखारी को रोटी दो वाक्य में कौन सा कारक है। अब भिखारी को रोटी देने की बात की जा रही है और कारक पूछा जा रहा है। तो बहुत से छात्र क्या हैं कि उन्होंने कर्ता कारक चिन्ह याद कर लिया कि कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, कर्म को। तो सबसे पहले उन्होंने क्या है कि सेंटेंस को देखा, वाक्य को देखा कि भिखारी को रोटी दो, तो उन्होंने पूरा सेंटेंस को पे डिपेंड कर लिया और कर्म उत्तर दे दिया, जो कि निस्वार्थ गलत है। भिखारी को, अब भिखारी को रोटी देने से मतलब दो तथ्य होते हैं। यदि किसी को चीज़ दी जाती है और वापसी की उम्मीद की जाती है कि यह चीज़ हमें मिल सकती है, वह वहाँ पे कर्म कारक होता है। और जहाँ पर चीज़ देने के बाद अस्तित्व खत्म हो जाता है या पूरी दे दी जाती, वहाँ पे संप्रदान, अर्थात भिखारी को रोटी दो, इसमें संप्रदान कारक होगा, करण कारक हो नहीं सकता। करण में क्या है कि साधकतम च करणम, अर्थात कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य संपन्न करता है करण कहलाता है। अपादान, ध्रुप मायो च अपादानम, अर्थात यहाँ पे कोई चीज़ किसी से अलग होती है, छोटी बड़ी होती है, कोई छोड़ के जाता है, ऐसी कंडीशन में अपादान कारक होता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आँखें दिखाना। अब इस टॉपिक को समझने का प्रयास करना, चूँकि जो मुहावरा दिया है आँखें दिखाना, और जिस तरीके का मुहावरा दिया जाता है उसका एक विशेष अर्थ निकल के आता है। अब जैसा वाक्य दिया है, मुहावरा दिया है, वैसे ही अगर उत्तर दे दिए जाएं तो गलत होंगे। अब हम बात करते हैं, केवल शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर उनके हम पर्यायवाची देखते हैं, इससे हमारा उत्तर सरल और सहज तरीके से निकलेगा। आँखें दिखाना, अब यहाँ पे कोई भी प्रश्न आँखों से संबंधित होगा तो वो आपका उत्तर नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। देखो, आँखें दिखाना, ठीक है, तो पहले ऑप्शन में नेत्र दिया है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि आँखें, नेत्र, हमने क्या बताया आपको, विशेष अर्थ निकलेगा। अब आँखें दिखाना अर्थात दर्शन करना। दर्शन करना क्या होता है कि साक्षात दर्शन अर्थात देखना, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आँखों से देखने से ही संबंधित है, और सामने देखने की बात कर रहा है तो देखना, अर्थात आँखों का काम क्या, देखना होता है। और इसका एक विशेष अर्थ निकलता है कि आंखें दिखाना अर्थात डराना धमकाना। तो आपका डराना धमकाना उत्तर सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि इसका समान अर्थ निकले। समानार्थी को ही पर्यायवाची कहते हैं और अनेकार्थी अलग होते हैं। तो प्राण प्रिया का सही समानार्थी बताइए। अब थोड़ी कन्फ्यूजन है। सहचरी अर्थात साथ चलने वाली। अर्धांगिनी, अर्ध मतलब आदि और अंगिनी मतलब अपना अंग। जो पत्नी होती है वह अर्धांगिनी होती है, वही प्राणों की प्यारी होती है। अगले ऑप्शन पे भी चर्चा करते हैं, प्रेमिका। थोड़ी बहुत प्राण की प्यारी प्रेमिका भी होती है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे प्राण प्रिया जो है वो अर्धांगिनी का ही रूप है, पर्यायवाची है, ठीक है। संगिनी भी क्या है, साथी है। सहचरी भी क्या है, साथी है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि प्राण प्रिया अर्थात प्राणों की प्यारी, तो ये अर्धांगिनी अर्थात पत्नी का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। उत्साह में उपसर्ग क्या है। अब उत्साह में उपसर्ग देखने के लिए हम देखा कि उत जो ता है वह आधा है, तो जिस ता में हलंत लगा होगा वही आपका उत्तर होगा। तो
तो उपसर्ग क्या हैं? जो शब्द शब्दांश के आगे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, और जो अंत में जुड़कर अर्थ बदलते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? प्रत्यय क्या है? पीछे जोड़े जाते हैं। तो सुदेश, सु और देश, देश में सु जोड़ने से सु उपसर्ग जुड़ा है। विनय, विनय शब्द में कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। मित्रता, मित्र में ता जोड़ने से यह भाववाचक बन गया, अर्थात इसी में प्रत्यय जुड़ा है। देश में सु जोड़ने से सुदेश बना है, इसमें उपसर्ग जुड़ा है, अर्थात मित्रता शब्द में प्रत्यय जुड़ा है। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। राम धीरे धीरे जा रहा था, वाक्य में धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? तो अव्यय क्या होते हैं? जिनका व्यय न किया जा सके, जिनमें परिवर्तन न हो सके, वह अव्यय कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि रामदीन धीरे धीरे जा रहा है, तो रामदीन की जगह हम रीमा कर सकते हैं, परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात वह अव्यय नहीं हुआ। जा रहा है अगर लड़की हो जाएगी तो जा रही हो जाएगी, लेकिन राम जाएगा वो भी धीरे धीरे जाएगा, सीता जाएगी वो भी धीरे धीरे जाएगी, अर्थात धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो धीरे धीरे क्या है? यही अव्यय है। अव्यय कौन सा है? अब चूंकि क्रिया पूरी संपन्न हो रही है जाने पर, तो इसमें क्रिया हो रही है, अर्थात क्रिया विशेषण। उम्मीद है आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही होंगी, तो वीडियो को लाइक करते जाइए। इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है? स्वर अर्थात मात्रा संबंधी अशुद्धि है। गृहिणी में नीचे रे उड़ता है, बिल्कुल सही लिखा है गृहिणी। प्रदर्शनी न लिख के प्रदर्शनी लिखा जाता है, यही सही है आपका। अहल्या बिल्कुल सही है, मतलब आपको अशुद्ध चुनना है तो अशुद्धि जो है प्रदर्शनी में है। सरोजिनी न लिख के सरोजिनी लिखा जाता है, अर्थात जो अशुद्धि है वह प्रदर्शनी में है। आगे प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। संबोधन चिन्ह का प्रयोग प्राय होता है। संबोधने च प्रथमा, संस्कृत में अगर हम बात करें तो संबोधन किया जाता है वो प्रथमा व्यक्ति में किया जाता है, और जब हम किसी को बुलाते हैं तो सबसे पहले हम नाम लेके बुलाते हैं। जैसे हमने बुलाया किसी को, अरे इधर आओ, आयुष इधर आओ, तुम कहाँ हो, तो क्या है? संबोधने च प्रथमा, अर्थात जो संबोधन होता है उसे सबसे पहले नाम लेकर पुकारा जाता है, अर्थात वाक्य के प्रारंभ में ही संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा होता है? भाववाचक संज्ञा से आशय है कि जिन शब्दों के अंत में कोई प्रत्यय जुड़ा होता है वह सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब देखते हैं सोना क्या है? सोना एक धातु है, ठीक है, द्रव्य है। विद्यालय क्या है? विद्यालय एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। फूल क्या है? फूल एक जातिवाचक संज्ञा है। पशुता क्या है? अब पशुता से आशय है कि जिनमें पशुओं के लक्षण होंगे वह पशुता कहलाएगा, पशु प्रवृत्ति कहलाएगी। तो अर्थात पशु में ता प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बनी है। परिच्छेद में कौन सी संधि है? परिच्छेद, परिधन छेद, अर्थात चा शब्द हट जाएगा, तो यहाँ पे एक जगह अगर स्वर और दूसरी जगह व्यंजन आता है तो विसर्ग संधि होती है। तो परिच्छेद में व्यंजन संधि होगी। संधि आपकी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्गी। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। सर और सर शब्द का युग्म का अर्थ क्या है? एक सर शब्द का अर्थ होता है तालाब। आप ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो तालाब सबसे पहले दिया है। कुछ साहित्य का भी ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है हिंदी को करने के लिए। जैसे कहते हैं सर सूखे पक्षी उड़े, अर्थात तालाब सूख जाने के बाद पक्षी उड़ जाते हैं। तो सबसे पहले में तालाब दिया है, और सर शब्द का एक सर का अर्थ होता है बाण, अर्थात आपका उत्तर सी सही होगा, तालाब और बाण। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं।
युद्ध भूमि में कौन सा समास है? युद्ध भूमि से आशय है युद्ध के लिए भूमि, अर्थात तत्पुरुष समास। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। कुछ लड़कियां आ रही हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? कुछ लड़कियां आ रही हैं। अब कुछ क्या है? लड़कियों को गिना जा सकता है या तोला जा सकता है? बताइए आयुष जी। गिना जा सकता है। तो जिन्हें गिना जा सकता है वह क्या हैं? वह संख्यावाचक हैं। जिन्हें गिना जाएगा उनकी संख्यावाचक, अर्थात विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में 2 तथ्य होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहीं पे कुछ लड़कियां आ रही हैं तो गिनती नहीं है कितनी, अर्थात संख्या है लड़कियों की, तो ये क्या है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा विशेषण होता है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, जिन्हें नापा तोला जा सकता है वह परिमाणवाचक हैं। यहाँ पर भी जिनकी निश्चित मात्रा का मान होता है वह निश्चित परिमाणवाचक, और जो अनिश्चित होता है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। एक सार्वनामिक विशेषण होता है, जहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है, जहाँ विशेषता बताई जाती है। तो कुछ लड़कियाँ आ रही हैं, इनकी गिनती हो सकती है, संख्यावाचक विशेषण हैं। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, चूँकि इसमें अनिश्चित ऑप्शन नहीं दिया, अर्थात संख्यावाचक विशेषण आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। विद्या मंदिर का समास विग्रह क्या है? यदि आप मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो 4 ऑप्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। चारों ऑप्शन को देखने के बाद आपको वीडियो देखने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। विद्या मंदिर का विग्रह पूछा है, समास विग्रह। विद्या का मंदिर, विद्या के लिए मंदिर, विद्या और मंदिर, विद्या के सामने मंदिर। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य लिखना है। हम आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं, कृपया आप सभी लोग कमेंट अवश्य किया करें, और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वह आप कमेंट में लिख दिया करें, वही आपके लिए वीडियो बना के तैयार करेंगे हम, क्योंकि आपकी खुशी मेरी हमारी खुशी है। आगे देखते हैं। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है? उसे और जिसे, जैसा तैसा, जब तब, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे संज्ञा शब्द न प्रयोग करके सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात संबंधवाचक होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, उसी व्यक्ति के बारे में चर्चा की जा रही है, अर्थात उसका संबंध, कष्ट का संबंध उस व्यक्ति से, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नीति को जानने वाला, नीति को जानने वाला क्या कहलाता है? अब नीति को जानने वाला, अब जानने वाले से मतलब होता है ज्ञा धातु होती है, जिसका मतलब होता है जानना। आपने देखा होगा कि विशेषज्ञ, ज्ञ कहते हैं कि हड्डी रोग विशेषज्ञ, अर्थात ज्ञा शब्द से लास्ट में जो ज्ञा शब्द जुड़ा होता है उसका मतलब होता है ये ज्ञाता है, हड्डी का, हड्डी के रोग का। ज्ञा मतलब ज्ञाता, जानने वाला। अब बात यहाँ पे नीति की चल रही है, तो नीति को जानने वाला, अर्थात नीति को जानने वाला, सबसे पहले तो नीति लिखी जाएगी, और नीति के बाद जो जानने वाला शब्द लिखा है उसका मतलब क्या है? ज्ञा, अर्थात नीतज्ञ। नीति को जानने वाला नीतज्ञ कहलाता है। बहुत आसान है, आराम से आप हिंदी को समझ सकते हैं। आपको हिंदी को रटना नहीं, सिर्फ समझना है। 6 कौन से 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है? तो का और सा मिलकर। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, तो का और सा मिलकर बना है, और ता और रा मिलके त्रा बनता है, सा और रा मिलके सरा बनता है, का और सा मिलके 6 बनता है, और जा और इंगा मिलके
क्या बनता है। अर्थात ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आज से आपकी हिंदी की क्लास विधिवत चलेंगी और मैंने जो प्रश्न पूछा है हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।